नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की, और इस वीडियो में हम टॉप 30 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? सेट नंबर है 46। जी हाँ, 45 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए और सारे 45 पार्ट्स को देख लीजिए। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और इसमें हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त युवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? चावल, गेहूं, दाल, स्थूल अनाज। ऑप्शन सी है स्थूल अनाज, दाल, चावल। ऑप्शन डी है चावल, गेहूं, स्थूल अनाज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चावल, गेहूं, स्थूल अनाज। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1990, 91, 92 या 93? ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से बताएं आप लोग। तो 1992, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। और अगर डेट पूछी जाए तो 31 जून 1992 में क्या सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पसीने में होता है शुद्ध जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन सी है फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है कैल्शियम फास्फेट और जल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव पसीने में होता है जल, लवण और अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा? 100, 125, 150 या 175? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 क्लस्टर का विकास किया जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया? तो 19 फरवरी 2004 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ₹8900 को एक्स, वाई और जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित की गई है कि एक्स और वाई के हिस्सों का अनुपात कितना है? क्रमशः 4:5 और वाई और जेड के हिस्सों का अनुपात कितना है? 6:7। तो यहाँ पर वाई का हिस्सा बताना है रुपये में, कितना होगा? 2800 या 3000 या 2600? ऑप्शन डी है 2500। तो यहाँ पर चलिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं हम आपको। यहाँ पर हमें रेशियो किसका दिया है? एक्स और वाई का। ठीक है, तो एक्स वाई लिखा और दूसरा हमको क्या दिया? वाई जेड। तो वाई के नीचे हम वाई लिखेंगे और जेड के नीचे जेड लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखना है। तो यहाँ पर समझना आप, एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया? 4:5। तो हम, और फिर दूसरा वाई और जेड का कितना दिया? 6:7। तो हम वाई के नीचे वाई लिखेंगे और यहाँ पर जेड। यहाँ पर जी क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों 6 है तो यहाँ भी हम कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इधर 5 है तो हम इधर भी 5 लिखेंगे। इनका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, अनुपात 6 पंचे 30, अनुपात 7 पना 35। तो यहाँ पर x का अनुपात 24, y का 30 और z का 35। 24, 30, 35 क्या आ गया? x, y और z इनके अनुपात क्या आ गए हैं? 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल तीनों का कितना दिया है? 8900। तो हम इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे साथियों तो कितना आएगा? 89।
ठीक है। तो 89 के बराबर में कितना है, 8900, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे इस तरीके से, 89 बराबर 8900, ठीक है। और इसको हम 1 बना लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमसे किसका पूछा गया है, y का। तो y का रेशियो क्या था साथियों, 30। तो हम इसमें 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3000 रुपये क्या आ जाएगा, इसका हिस्सा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वे लोग जो उथले हैंडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो सकते हैं, हैजा, टाइफाइड, पीलिया या फ्लूओरेसिस। तो सत्य उत्तर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताएं आप लोग। ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, हैजा, टाइफाइड और पीलिया, ये तीनों रोग हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 120 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल मराठी बोल सकते हैं, 25% केवल गुजराती बोल सकते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं ये बताना है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि 40% कौन है, यहाँ पर मराठी बोलने वाले, और 25% कौन है, गुजराती। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 20 65, यानी कि 65% ऐसे हैं जो मराठी और गुजराती दोनों बोलते हैं। हर चीज़ 100% होती है, तो इसमें से हम 65 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 35%। यानी कि 35% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर टोटल छात्र कितना दिया है, 120। तो 120 का 35% निकालेंगे तो साथियों कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, 7 छंग 42, यानी ये 42 हैं। 42 छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों भाषाएं 42 छात्र बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर टोटल छात्र 120 है, उसमें से 25% क्या है, गुजराती। तो हमने 25% गुजराती का निकाला, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दिया तो 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 30 जो यहाँ पर छात्र हैं जो कि गुजराती बोलते हैं, और यहाँ पर 42, तो 42 और 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार आप लोग इसको अपनी कॉपी पर जरूर ट्राई करें और बताएं कि यही आपका उत्तर आ रहा है या नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है निषेचन, अंडे वृद्धि एवं ओव्यूलेशन के बीच। ऑप्शन सी है निषेचन एवं संतति जनन के मध्य। ऑप्शन डी है कोई इनमें से नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, निषेचन एवं संतति जनन के मध्य। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला है, एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, दूसरा है प्रेस Ctrl+K, और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी क्या है, स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें करनी होगी तभी हम एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर ये दिया गया है क्या, गद्यांश, और गद्यांश आपका 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाना है, इसलिए हमने गद्यांश को भी इंक्लूड किया है कि इसी प्रकार का गद्यांश पूछा जाएगा ताकि आप लोग वहाँ पर कर सकें। अधिगम को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए न केवल अधिगम को सुगम बनाने वाले कारकों और तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है, वन अध्यापकों को कक्षा में ऐसी स्थितियां भी बनानी होती हैं जो अधिगम को बेहतर बनाएं। इन स्थितियों में शामिल है अध्यापन सहायक सामग्रियां प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना, प्रगति और सफलता का ज्ञान देना, प्रशंसा करना या डांटना और अधिगम का मार्गदर्शन करना। दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को ठोस और अर्थपूर्ण बनाती हैं।
चलिए, आप सिंधु गंगे मैदानों की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, पर चलचित्र, फिल्म, स्ट्रिप, मानचित्र, चार्ट, आरेख और चित्र आपके सामुदायिक वर्णन को ठोस बना देंगे। जब अध्यापन सहायक सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं तो सामुदायिक अनुदेश के साथ एक अतिरिक्त अर्थ जुड़ जाता है। ये सामग्रियां बस संपूरक यंत्र होती हैं। अध्यापक जो कर सकते हैं उन चीज़ों का स्थान लेने वाली नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ विद्यार्थी देखकर सीखते हैं और कुछ सुनकर और कुछ शब्दों से। ठीक है, याद रखेंगे, जो शब्दों से सीखते हैं उन्हें सामुदायिक अनुदेशों के जरिए आसानी से सिखाया जा सकता है, पर बाकियों के लिए दृश्य सहायक सामग्रियां आवश्यक हैं, चाहे मान्यता सही हो या नहीं। असल प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों में इतना तीक्ष्ण विवेदन किया जा सकता है। अमूर्त धारणाओं को चलचित्र, टीवी या ऐसी ही अन्य अध्यापन सहायक सामग्रियों के जरिए प्रस्तुत करने पर उन्हें समझना आसान हो जाता है। अनुदेशन सहायक सामग्रियां ऐसी वस्तुओं और परिस्थितियों का विकल्प प्रदान करती हैं जिन्हें कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहीं दूर स्थान पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी को विज्ञान कक्ष में नहीं लाया जा सकता है, पर किसी टीवी कार्यक्रम के जरिए उस पूरी प्रदर्शनी को छोटी सी अवधि में देखा जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया था। चलिए अब इनके प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी गद्यांश को पढ़ के हमें इनके आंसर करने हैं प्रश्नों के, और आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार गद्यांश आएगा और आपको उनके उत्तर देने होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अध्यापकों को कक्षा में कुछ स्थितियां क्यों निर्मित करनी चाहिए? उनसे अधिगम में सुधार हो सकता है, उनसे अध्यापन में सुधार हो सकता है। ऑप्शन सी है, उनसे विद्यार्थियों में सुधार हो सकता है। ऑप्शन डी, उनसे अध्यापकों में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अध्यापकों में को कक्षा में ऐसी स्थितियाँ भी बनानी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? उनसे अधिगम में सुधार हो सकता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? चलिए, दूसरा प्रश्न है, अध्यापकों को कौन सी स्थितियां प्रदान करनी चाहिए? अध्यापन सहायक सामग्रियां। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को बनाती हैं नीरस और फीका, ठोस और अर्थपूर्ण। ऑप्शन सी है, खीज उत्पन्न करने वाला और अतार्किक। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस और अर्थपूर्ण दृश्य सहायक सामग्रियां अधिगम को बनाती हैं। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चौथा प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के संबंध में क्या मान्यता प्रचलित है? कुछ देखकर समझते हैं, कुछ सुनकर समझते हैं, कुछ शब्दों से समझते हैं, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आपने पढ़ी होंगी गद्यांश में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, अमूर्त धारणाओं के जरिए प्रस्तुत करने पर उन्हें समझना आसान हो जाता है। चलचित्रों को, स्थिर चित्रों को, घूर्णनशील चित्रों को। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? चलचित्रों से। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शनी के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? रेडियो, कठपुतली, टेलीविजन, समाचार पत्र। ठीक है, तो प्रदर्शनी के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है साथियों? टेलीविजन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? साथियों, इसी प्रकार का गद्यांश आएगा और आपको ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्था होती है 6, 4, 5 या 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? टाइफाइड, खांसी, बुखार या एड्स।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। ये संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न हमारा, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है फैलोपियन नालिका। ऑप्शन बी अपरा, ऑप्शन सी स्नायुमंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, अपरा। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है अपरा पर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है पूर्व टोली, टोली, मित्र टोली या समूह। ठीक है, आपको बताना है कि 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है तो क्या कहा जाता है, आप फटाफट से जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा योजना को वर्ष 1981, 1982, 1994 या 2001 में कब शुरू किया गया है। तो ये किया गया वर्ष 1981 में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के कारण दूषित वातावरण, बुद्धि उपलब्धि का कम होना, ऑप्शन सी है ध्यान ना लगाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालिका का भार, बालक, यहाँ पर आगे क्या दिया गया, बालक के भार से होता है तो क्या होता है ये बताना। कम होता है, ज़्यादा होता है या बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसा होता है कम होता है। शैशवावस्था में बालिका का भार बालक के भार से क्या होता है कम होता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, पूर्व संप्रेषण, ऑप्शन बी है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों की, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी दोषपूर्ण भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों ये पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, ये भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है, ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, ऑप्शन सी पाचन क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, ऑप्शन सी है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों क्या है सामाजिकरण की प्रक्रिया होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही के उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, फटाफट से बताएं ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, NIPCDD का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये NIPCDD का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो साथियों आपने इस वीडियो में सभी टॉपिक से प्रश्नों को देखा, जिसमें मैथ के प्रश्न थे, बाल विकास के प्रश्न थे, और गर्भावस्था से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, और जो गद्यांश पूछा जाना 8 नंबर का वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल का, है ना, और लाइक कर दें अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न है, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है। भाषा वाचन से, श्रवण प्रशिक्षण से, ऑप्शन सी है व्यावसायिक प्रशिक्षण से, ऑप्शन डी वाणी प्रशिक्षण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए भाषा वाचन से विश्लेषण और संश्लेषण का उपागम संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है पूर्व टोली की आयु क्या होती है? 3 से 6, 2 से 5, 6 से 10 साल, 6 से 12 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 6 साल। पूर्व टोली की आयु क्या होती है? 3 से 6 साल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? पूर्व टोली, टोली, मित्र टोली या ऑप्शन डी है समूह। प्रश्न ध्यान से सुनिए। 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है पूर्व टोली, ऑप्शन बी टोली, ऑप्शन सी मित्र टोली, ऑप्शन डी समूह। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारा पार्ट सेट नंबर कौन सा है? 46 है। अभी तक हम 45 अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तब तक हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। बस आपको वीडियो को जितना है शेयर करना है अपने भाई बहनों में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।